समस्या ये भी है कि हम लोग हिर्जे अभी तक नहीं आता है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना डॉ राम, ठीक है, आसान वाला आकार वाला आता है, लेकिन हर्षी दीर्घी हुर्सु दुर्हु इस सब वाला हमको हिर्जे आज तक ना कोई मास्टर पढ़ाया ना हमको समझ में आया। लेकिन हमारी हिंदी इसलिए सही है, हमेशा से है कि मैं बचपन से अखबार पढ़ता। 16 में हमारी लास्ट एग्जाम हुई, लास्ट डेट की भी मैं बात बताता हूँ। लास्ट एग्जाम हुआ, लास्ट एग्जाम में उसी दिन हम ट्रेन पकड़े दिल्ली से, और दिल्ली से हम पटना जब आए हैं, सॉरी दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा पहुंचे हैं तो पापा यहाँ पे फिट करके रखे हुए हमारी नौकरी, है ना। कहीं पे किसी से बात कर लिए थे कि विकास का बेटे कंप्लीट हुआ है कहीं पे जॉब करने के लिए। हमको लगता है कि उस समय लगभग में 15-16 या 20 के आसपास की कोई सैलरी रही होगी, जो हमें बताया गया था कि इतना तुमको मिलेगा, यहाँ पे जाना है तो वो काम करना है। हम बोले ठीक है, ये फॉर्म हमको बताया गया था। हम पापा मम्मी को बिना बताए दरभंगा उतरे। दरभंगा में न्यूज़ ऑफ बिहार करके उस समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म खुला था, उस न्यूज़ ऑफ बिहार से आप भी जुड़े थे, प्रसून जी से, पंकज बिहार से, है ना। तो वहाँ पे हम पहुंचे, बिना मम्मी बाबा को बताए इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू हमारा अच्छा रहा। रोशन भैया थे वहाँ पे हमारे सीनियर, बहुत अच्छे, अब हमारे साथ सहयोगी में है। तो रोशन भैया हमारा इंटरव्यू किए, पंकज भैया इंटरव्यू किए, उन लोग को अच्छा लगा और हमको उसी दिन बोले आप कल सुबह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 8,000 हमारी सैलरी रखी गई थी। मैं तो आंकड़ा नहीं खोलूंगा, लेकिन मैंने मुझे नहीं लगता है कि मेरे उम्र के यूथ या मेरे साथ जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जितना मैं पटना में रह करके कंटिन्यूअस, एक होता है कि तुक्का लग जाना कि इस महीने में आपने इतना कमा लिया, दूसरे महीने में 0 पे आ गए। तो मैं कंटिन्यूअस मैंने जितना कमाया है 1 साल 1.5 साल 2020 के बाद 20, 21, 22 ये 2-3 साल मैंने जितना कमाया है खुद, ये नहीं कि दूसरा कोई मुझे सैलरी दिया, मैंने खुद मतलब 8 घंटा यूट्यूब और फेसबुक से, यूट्यूब फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग ये सब चीज़ों से। क्यों कमाते हैं तो भैया SDO साहब नहीं बयान देते हैं, भैया DSP साहब बयान नहीं देते हैं, थाना पे नहीं जाने देता। क्या हम लोग को जाने देता था? मतलब ठीक है वहाँ पे कन्हैया अभी हमारे अखबार में थे तो वो हम लोग को मिल जाती थी खबरें, लेकिन क्या हमको हम तो BNN हमेशा से रहे हैं। कन्हैया जी हमारे जो सहयोगी हैं वो अखबारों से जुड़े अभी भी हैं, पहले से रहे हैं। तो उनका अलग था, प्रभात खबर में थे, फिर बाद में कौमी तंजीम में आए, फिर आज अखबार में थे, तो वो चीज़ें अलग बात थी। लेकिन मैं तो BNN था, मुझे कहाँ पे कोई रिकॉग्नाइजेशन शुरू में मिला, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। मेरे दिमाग में यही था मैं एस्टेब्लिश कर लूँगा, लोग हमें खुद खोजेंगे। मौजूद हैं बेनीपट्टी में, और बेनीपट्टी में BNN, यदि आप न्यूज़ से या डिजिटल मीडिया से आप रिलेशन रखते हैं, उससे जानते हैं, तो BNN को अवश्य जानते होंगे। काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इस क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है, न्यूज़ के क्षेत्र में ही। लेकिन कैसे इस फील्ड में आया है वो जानने के हम प्रयास करेंगे। चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं BNN के फाउंडर हैं विजय विकास, के नाम से ही हम लोग ज़्यादा जानते हैं। क्या सबसे पहले तो विजय विकास का पूरा नाम क्या है? अगर हम अपने पूरा नाम के बारे में बताएं तो विदेश्वर नाथ जो हमारा नाम हुआ था, भारी भरकम नाम है। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि पुराना सा नाम है। इसका फायदा भी हमें मिलता है, हालांकि अब तो उतना नहीं मिलता है। जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो जब जैसे आपने बताया कि कैसे इस फील्ड में आए, तो पहले तो हम पत्रकारिता करना चाहते थे। होता क्या है कि आमतौर पर कि हम ये देखते हैं कि हम अपने सराउंडिंग में या आसपास या बेनीपट्टी की बात करें या मधुबनी जिले की बात करें, जिन लोगों से भी मिले हैं, हमें 90% ऐसे लोग जर्नलिज्म में हैं जो कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली आ गए हैं पत्रकारिता में, अचानक मौका मिला, हाँ आ गए। बचपन से कोई सपना था नहीं। 10% ही ऐसे लोग हैं जिनको बचपन से सपना था या एक उम्र में आकर के उन्होंने सपना बनाया, फिर उन्होंने इस चीज़ में एंटर की। जब हम 8 या 9th में थे उसी समय मेरे दिमाग में चीज़ आ गई थी। हमारी एक सिस्टर बात बेगम को, तो पढ़ाई लिखाई उस दिशा में की या पढ़ाई लिखाई दूसरे दिशा में की? क्योंकि उस समय में तो पिताजी हावी रहते होंगे कि ये करना है तुमको, ये हम पे डंडा मार के। ये चीज़ हम पे प्रभावी रहा। जब 8 या 9th में थे तो उसी समय हमारी एक सिस्टर है, वो हमको बोल दी कि तुम अच्छा बोलते हो, या तो तुम वकील बनना या जर्नलिस्ट बनना। दिमाग में चीज़ बातें घर कर गई थी। घर पे ज़्यादा कुछ डिस्कस किए नहीं थे। तो 10th हुआ, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर गए। बहुत मतलब पढ़ने लिखने में बहुत ख़राब स्टूडेंट थे हम। मैथ में मेरा 51 मार्क्स है मैट्रिक में, तो इसलिए 51 है क्योंकि हिंदी मेरा 75 था। तो हिंदी में जिस स्टूडेंट को मेरे पीछे जो बच्चे थे, जो मेरा दोस्त है जो अभी भी कोचिंग चला रहा है यहाँ पे बेनीपट्टी में, तो उसका हिंदी कमज़ोर था, तो उसको हिंदी में मैंने 15-20 नंबर की हेल्प कर दी थी। और जब मैथ का एग्जाम नेक्स्ट रोज हुआ तो मैंने उससे कहा कि अब तुम मुझे हेल्प करो, तो उसने मुझे 20-25 नंबर का हेल्प किया मैथ में, तब जाकर के मेरा 51 मैथ में हुआ, है ना। तो कैसे कैसे फर्स्ट डिवीजन कर गया। और जब डिवीज़न आती है तो एक्सपेक्टेशंस गार्जियन की बढ़ जाती है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। हम बोले कि इसके बाद हम आर्ट्स रख लेते हैं, कॉमर्स रखते हैं। तो सोचिए इसलिए कॉमर्स रखते हैं कि साइंस हार्ड है, आर्ट बहुत कमजोर है, बीच वाले लेकर के चलते हैं, लेकिन कम ताना मिलेगा। बिहार में ज्यादातर कॉमर्स की तरफ ही फोकस भी रहता है लोगों का। हाँ। लेकिन उसी समय वही सिस्टर जो हमको बोली थी, हमारी फूफा जी की लड़की है,
वो हमको जो बोली थी कि तुम ये मीडिया में जाना या वकील बनना, वो हमको बहुत ताना देने लगी, अरे साइंस नहीं रखोगे। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे एनसी कॉलेज के, है ना, तो इज्जत बुराओगे परिवार का, हम भी ये कर लिए, तुमको साइंस रखना चाहिए, कॉमर्स क्यों नहीं रखोगे, इससे अच्छा मत पढ़ो। बहुत ताना मिला घर से, क्या करे, बहुत प्रेशर में आ गए, साइंस रखना पड़ गया, मजबूरी में रख लिया। मैथ तो मेरा वही गुरु गोबर वाली सीन थी, कैसे कैसे इंटर भी कर लिए। और जब इंटर फर्स्ट डिवीजन इंटर भी हो गया तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, फिर इंटर फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये हम पे हमारे लिए खतरनाक हो गया। उसके बाद इधर हम साइबर कैफे का चलन चला था, 2012 की बात कर रहे हैं हम। तो लोग साइबर कैफे में जाते थे फेसबुक चलाने के लिए, और हम साइबर कैफे में जाते थे और ऑनलाइन सर्च करते थे कि बेस्ट मीडिया स्कूल, बेस्ट मास कम्युनिकेशन स्कूल्स वगैरह। तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते थे, तो ऑनलाइन हम टेस्ट देते थे, तो उसमें अच्छे खासे नंबर आ जाते थे। और घर पे आकर के जब हम बताते थे कि हमने आज ऑनलाइन टेस्ट दिया है, घर पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि घर पे किसी को पता भी नहीं था कि मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी होती है, पत्रकारिता की पढ़ाई भी होती है। क्योंकि वो लोग तो देखे थे कि वो लोग वही झोला उठा करके पत्रकारिता करने वाली सीन, कॉमर्स पढ़ लो, किरानी क्लर्क में जॉब मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद पैसे वाले हैं तो डॉक्टरी कर लो। उसके बाद कोई इंटरेस्टेड नहीं हुआ इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हम घर पर दबाव बना दी कि हमको मास कम्युनिकेशन करना है, साइंस कर लिए, मास कम्युनिकेशन करना है तो करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम भी बताया। पापा लिटिल बिट लास्ट में एग्री हुए, गए बैंक लोन के लिए, बैंक वाले ने लोन देने से मना कर दिया मास कम्युनिकेशन के नाम पे, और बैंक वाले ने ऑफर किया कि आपको इंजीनियरिंग के नाम पे लोन दे सकते हैं। मेरे भैया उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे जयपुर से, तब बात हुई कि अब क्या किया जाए, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लें आर के कॉलेज से या इंजीनियरिंग कर लें, क्योंकि यहाँ लोन मिल रहा है इंजीनियरिंग के नाम पे। ग्रेजुएशन भी करेंगे तो वही प्रतिष्ठा पड़ेगा कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं नॉर्मल सा। चलिए ठीक है, अब बीटेक ही किया जाए, भैया हैं ही वहाँ पे। अब भैया के पीछे पीछे चले गए, भैया से 2 साल उनका हो गया, भैया 3rd ईयर में थे, वहाँ पे चले गए। हम भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, देखिए उसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अब समस्या यह है हमारे साथ कि हम सही से एक बल्ब भी नहीं जोड़ सकते हैं, इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो हुआ ये कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच क्यों रखे, सब खाली कहानियां ही कहानियां हैं। हमारे परिवार में एक हमारे मामा जी है ना, वो अच्छे मतलब वेल ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एनआईटी इंजीनियरिंग किए हुए थे, एनआईटी से, और अच्छा खासा उनकी सैलरी पैकेज थी। तो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि बेटा को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करवाते हैं, अच्छा खासा कमाएगा, चलो इलेक्ट्रिकल रख लिए। हम इलेक्ट्रिकल रख लिए, तो हमारे जो कुछ दोस्त थे जो हमारे साथ बचपन से हम लोग पढ़े हुए थे, वो लोग भी जयपुर पहुंचे, वो लोग भी इलेक्ट्रिकल रख लिए। हम लोग जयपुर में कम से कम जो बीटेक करने गए थे, 10 लड़का हम लोग जो मिडिल स्कूल से बचपन से साथ थे, वो लोग एक कॉलेज में पहुंच गए। तो वो थोड़ा स्ट्रेस नहीं रहा, क्योंकि दोस्त सब एक साथ हैं। लेकिन उसके बाद भी कहानी है अभिषेक भैया, जब फर्स्ट सेमेस्टर हुए, मैथ हमारे कमजोर थी, जो कि मैंने पहले से कह दिया। जब पहले सेमेस्टर में गए तो खाली मैथ ही मिल रहा है हमको। अब करे तो करे क्या, आप घर पे बहाना करके हम फोन करने के हमारा तबियत खराब हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पाँव दर्द कर रहा है, कैसे भी घर हमको बुलाया जाए। रो रो के फोन कर रहे हैं, रात को फोन कर रहे हैं रो रो के, क्योंकि दोस्त ना समझे कि ये रो रहा है, ठीक है। माँ हमारी यहाँ पे इतनी साथी, माँ बोलती थी ठीक है भैया, हमारे वहाँ पे सीनियर थे कॉलेज में, ठीक है भैया को हम पैसा भेज देते हैं, भैया इलाज करवा देंगे। माने नहीं, लेकिन घर वाले लोग समस्या, कोई बहाना नहीं अरे चलेगा। गजब समस्या फंस गए थे। अब करे तो करे क्या। उसके बाद ये चीजें जब हुई, तब आगे सेकंड सेमेस्टर आया। फर्स्ट सेमेस्टर जब हमको कोई बताया फर्स्ट सेमेस्टर में, जो हमारे एक सीनियर थे, जो कंप्यूटर साइंस के टॉपर थे, आलोक सर करके, 1 साल के सीनियर को हम लोग बॉस कहते थे, 2 साल सीनियर थे उनको सर। तो हमको उनके पास गए रोते धोते, भैया ऐसी ऐसी समस्या, हम तो गजब फंस गए हैं, हम लोग मैथ आता नहीं है यहाँ पे, हम बाकी सब्जेक्ट, हमको क्या बोले कि तुम बाकी सब्जेक्ट कर लेगा। हम बोले भैया क्यों नहीं कर लेंगे, रट के कर लेंगे। तो कैसे कर लोगे, हम बोले भैया, वो थोड़ा अनुभव ये था कि पापा कॉलेज में थे, तो टेस्ट वगैरह एग्जाम जो होता था, या बच्चे जो टिप्स लेने के आते थे पिताजी के पास, तो पापा जो टिप्स देते थे वो हमें पता था कि भाई कॉपी वॉपी भर के आना, क्या कैसे करना है, रिजल्ट आ जाता है कम से कम 20 एक सामान्य रिजल्ट। भैया मैथ कम गड़बड़ाएगा हमारा। तो हमको बोले कि देखो ऐसा करो, सिर्फ 2 सेमेस्टर तुमको मैथ करना है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। दोनों सेमेस्टर में अगर तुम बैक नहीं आते हो, मतलब एक भी पेपर तुम्हारा फेल नहीं होता है, तो तुम 3rd सेमेस्टर में जाकर के अपना स्ट्रीम चेंज कर लेना, कंप्यूटर साइंस या IT में आ जाना, वो ईजी है, ठीक। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पहले और सेकंड सेमेस्टर में बहुत मेहनत किए हम, ठीक है। दोनों सेमेस्टर में हमारा ऑल क्लियर रहा, सारा सब्जेक्ट हमने पास कर लिया। हमारे दोस्त थे उनको बैक भी लगा 1-2 सब्जेक्ट में, और हम सबसे कमजोर स्टूडेंट, दोनों सेमेस्टर हम क्लियर है। अब गार्जियन की और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक, इंटर फर्स्ट डिवीजन, पहला सेमेस्टर ऑल क्लियर, सेकंड सेमेस्टर ऑल क्लियर। उनको क्या पता कि हम क्यों ऑल क्लियर कर रहे हैं, इतना बाबा क्यों कर रहे हैं। अब बोले कि हमको ब्रांच चेंज करना है। अरे अब ब्रांच चेंज नहीं, अब तो इलेक्ट्रिकल रखना ही रखना है। बच्चा तेज है, अरे भाई बच्चा कितना तेज हो तो हम नहीं समझ रहे। भैया ब्रांच नहीं चेंज करने दिया गया हमको, इतना प्रेशर होने के बाद। अब आ गया 2013, क्योंकि 2012 में बीटेक करने के लिए गए थे,
जब 2013 आ गया हम समझ गए कि नहीं, हमको अब इसे ही जीवन जीना है, हमको 2 साल 3 साल। तो उसी समय हमने बीएनएन की नींव डाली। 2013 में जब गए तो मेरा दिमाग में एक थिंक आया, जब यहाँ पे आते थे तो हमने देखा कि जैसे जागरण वगैरह कार्यालय में हम 1-2 बार गए थे, यहाँ पे अखबार के कार्यालयों में, तो हम देखे कि वहाँ पे बुजुर्ग जो है, जो उम्रदराज लोग ज्यादा अखबारों में रहते हैं। तो मेरे दिमाग में खुद ये थॉट आई कि हम एक बच्चे हैं, हमारी 95 डेट ऑफ बर्थ, और उस समय में हमारी एज 2013 में 18 साल हुई। 18 साल की एज में अगर हम कहीं पे अगर स्पेस तलाशने के लिए जाएंगे किसी अखबार में, उस समय में अखबार का चलन था, डिजिटल बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ नहीं था, तो वो हम लोग स्पेस देंगे, नहीं देंगे स्पेस। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो उसी सीन में मेरे दिमाग में ये चीज चला कि मेरा 2 चीज सपना था बचपन से, एक अखबार में अपना नाम छपना और दूसरा वेबसाइट। ये चीज एक डिजायर की तरह थी। तो वहाँ पे बहुत परेशान हुए। एक मेरा दोस्त है, एक अभिनव प्रतीक करके दोस्त है, जिसका भी यूट्यूब पे एबी वायरल करके मोटिवेशनल चैनल चलता है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। बहुत मतलब जैसे कि दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह के साथ उनका कोलैबोरेशन चलता है। वो कंप्यूटर साइंस में था, तो उसके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ी, तो उसने वेबसाइट के बारे में कुछ बताया हमें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सका। फिर एक मेरा एक दोस्त स्वदेश शंकर परिषद था, वो मात्र हमको, मतलब उसके साथ हम एक दिन डिस्कस में बैठे, तो वो हमको बोला कि ठीक है, कुछ पार्टी मांगा। हम बोले हाँ देंगे, तो पार्टी दे दो, तुम्हारा वेबसाइट बना देंगे। अरे गजब, दे दो भैया। बिलीव नहीं कीजिएगा, बीएनएन की शुरुआत पहले हमें खर्चा में हमको मात्र 206 रुपया का खर्चा था। 206 रुपये में .in का डोमेन लिए, mybenipatti.in, वो वेबसाइट बना करके। 206 रुपये का नींव ये बीएनएन का पड़ा है। 206 में बीएनएन की नींव 206 रुपये से पड़ी थी। 206 रुपये हमने उसको पेड किया उस रात में। वो .in डोमेन, mybenipatti.in डोमेन खरीदा। और mybenipatti.in डोमेन खरीदने के पीछे वजह ये थी कि मैं बेनीपट्टी के नाम से, उससे पहले ही मेरे दिमाग में बचपन से ये चीज घुस गया था कि हमें जो भी करना है बेनीपट्टी के लिए करना है, क्योंकि जीवन कितना बड़ा है। हम देखते हैं आगे, फिर कहानी को हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे कि जैसे एग्जांपल में आप लोग अभी हम आपसे जुड़े, वो भी चीजें बताएंगे वीडियो में कैसे हम आपसे जुड़े हैं, कि आप जितने क्वालिफाइड है एज अ जर्नलिस्ट, आप अगर दिल्ली जाएंगे तो यहाँ जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा स्वाभाविक है कमाएंगे। हम जितना अभी यहाँ पे अर्न कर पा रहे हैं उससे ज्यादा हम दिल्ली में जाके कमाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है कि बेनीपट्टी मधुबनी से बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, आज तक में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, जी न्यूज में हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे। हाँ, लेकिन क्या उनकी एबिलिटी है कि अपने इलाके की एक न्यूज चलवा सके? नहीं है। बेनीपट्टी के बड़े पत्रकार हैं, हम मतलब सीनियर हैं, उन लोगों से सीखते हैं जितना सीखने हो पाता है। लेकिन उनको अगर हम बोल दें कि बेनीपट्टी की कोई समस्या है, वो आप बड़े अपने चैनल पर दिखा दें, वो नहीं दिखा सकते हैं। ऐसी पत्रकारिता से आपके समाज को क्या फायदा? आपको फायदा है, आपकी सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख है, लेकिन आप अपने गांव की समस्याओं को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसी पत्रकारिता में आप जिस दिन मरेंगे आपके पीछे 50 लोग का जनाजा भी नहीं साथ चलेगा। तो यही थॉट था कि ये सिर्फ बेनीपट्टी के लिए। हाँ, जितना करना है बेनीपट्टी के लिए करना। मैंने 2013 से बीएनएन का स्टार्ट किया था, बेनीपट्टी हमारा एरिया रहा है, अभी भी 2023 में मेरा बेनीपट्टी ही अनुमंडल हम फोकस करते हैं, 90% मेरा फोकस वही रहता है। तो वो सफर वहां से हम लोग का चलता रहा। जब बीएनएन की नींव डाले, वेबसाइट बनाए, और समय उसी की वजह थी कि बेनीपट्टी नाम से एक पेज बनाया था, बेनीपट्टी हिस्टोरिकल प्लेस। उसमें लोग पेज भी नहीं समझते थे, तो पेज बना करके, जैसे आज के डेट में लोग फेसबुक के अपने न्यूज वाले पेज के लिए मेहनत करते हैं, लाइक फॉलो वीडियो वगैरह, आप बिलीव नहीं कीजिएगा उसमें इन्वाइट करने का ऑप्शन भी नहीं आता था फेसबुक पेज पे, कि कैसे इन्वाइट किया जाए, कैसे लिंक भेजा जाए। तो लोगों को फोन कर करके कि भाई ऐसे करो, फेसबुक का अपना अकाउंट खोलो, उस पर सर्च करो बेनीपट्टी और हिस्टोरिकल प्लेस, उसको क्लिक करो, लाइक करो। 700 लाइक जब करवाए थे 1 साल में, पहुंच के गांव घूम घूम करके, जैसे लोग वोट मांगते हैं वैसे हम जयपुर से जब आते थे तो लोगों के गांव में जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, उसके भाई के फेसबुक पे, नहीं किसी का फेसबुक रहता तो फेसबुक अकाउंट बना करके पेज को लाइक करवाते थे। तो ये चीज इसलिए करवाते थे, उस पर हम बेनीपट्टी के इलाके गाँव का फोटो वगैरह डालते थे, तो लोग उस चीज को हाथों हाथ लिए। और मुझे इस चीज को बल इसलिए मिला कि बेनीपट्टी के लिए और करना है, क्योंकि जब हम और आप जब गांव से बाहर निकलते हैं ना, तब जाकर के मिथिला मैथिली का प्रेम और जागता है अपने गांव के लिए। और जब जयपुर गए तो अपने गांव का कोई पुआर का टाल का भी फोटो देखते थे तो अरे हृदय मतलब प्रसन्न हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता था। कोई सड़क का वो खेत का वो आड़ी का फोटो देखते थे जिसपे रोज गुजरते हैं, कहीं वैल्यू नहीं देते थे, उसका फोटो देखते थे जयपुर में रह करके, अरे मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता, द्रवित भी हो जाता था याद करके चीज के। तब मुझे लगा कि इन सब चीजों को भी अगर हम डालेंगे सोशल मीडिया पे, इन सब चीजों को भी अगर वेबसाइट पे डालेंगे, लोग इस चीज को हाथों हाथ लेंगे। तो वेबसाइट पे सबसे पहले मैंने ये काम किया था कि बेनीपट्टी इलाके के जितने भी गांव हैं, हर एक गांव का कम से कम 10-15 फोटो, उनके गांव के, मंदिर के, मस्जिद के, स्कूल का, तालाब का, रोड का, सड़क का, चौक का फोटो, और सेंसेक्स का वेबसाइट से वहाँ पे सारा डिटेलिंग की जनसंख्या कितना है क्या नहीं, ये चीजें मैंने डालना शुरू किया था।
और ये चीज़ें डालना शुरू किया। फिर 2012-13 की बात है, तो 2012 में ही मधुबनी में कांड हुआ था, मधुबनी आगलगी की घटना 2012 में ही ना, उस जब जयपुर में मैं था फर्स्ट ईयर में, तो उसी समय हमारी संपर्क मतलब न्यूज़ को लेकर के हम अवेयर थे बहुत ज़्यादा बचपन से ही, इसलिए थी। मेरा बचपन में एक चीज़ और था हैबिट की, जब हम अखबार पढ़ते थे, मेरे समस्या ये भी है कि हम लोग हिर्जे अभी तक नहीं आता है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना डॉ हाँ, ठीक है, आसान वाला आकार वाला आता है, लेकिन हर्षी दीर्घी हुर्सू दुर्हु इस सब वाला हमको हिर्जे आज तक ना कोई मास्टर पढ़ाया ना हमको समझ में आया। लेकिन हमारी हिंदी इसलिए सही है हमेशा से है कि मैं बचपन से अखबार पढ़ता आया हूँ, तो मैं वर्ड देख करके पकड़ लेता था कि ये इस तरफ से होगा या इस तरफ से होगा। तो अखबार जब बचपन में हम पढ़ते थे तो अखबार पे टिक कर देते थे कोई वर्ड, जैसे कोई वर्ड हमको लगा कि नहीं ये गलत लिखा है तो उसको हम टिक कर देते थे, या किसी से फिर पूछते। आज भी हम जब अखबार पढ़ते हैं, हाथ एक पन्ना रहता है तो अखबार को हम धक्कर देते हैं, लिख लिख के पढ़ के बिना मतलब का इसको रगड़ेंगे, उसको लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे। तो ये चीजें थी जो हमको थोड़ा लिखने पढ़ने में थोड़ा बेहतर इस चीजें बनाई। उसी समय में अच्छा, वो तो माता पिता फिर एक्सेप्ट कर लिए कि इंजीनियरिंग नहीं करके फिर 2012-13 में देखे कि ये यूट्यूब पे फेसबुक उस टाइम में तो और ज्यादा लोग समझते नहीं थे। अभी तो माँ पापा समझ रहे थे, अभी 2013 पे हम लोग हैं। 12 से 16 के लिए पापा तो प्लानिंग करके चल दिए कि 12 से 16 बेटा बीटेक करेगा, बीटेक में ही है। जब 16 आया तो वही सेकेंड सेमेस्टर तक मेरा ऑल क्लियर था। अब फिर बच गए 6 सेमेस्टर में हमारे बैक आए, अच्छे खासे बैक आए, उसको मैंने फिर क्लियर भी किया, डिग्री कंप्लीट हुई। जब 16 में हम 2015 में आकर के हम एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से जुड़ गए थे, और जब 16 में हमारी लास्ट एग्जाम हुई, लास्ट डेट की भी मैं बात बताता हूँ, लास्ट एग्जाम हुआ, लास्ट एग्जाम में उसी दिन हम ट्रेन पकड़े दिल्ली से, और दिल्ली से हम पटना जब आए हैं, सॉरी दरभंगा पहुंचे हैं, तो पापा यहाँ पे फिट करके रखे हुए हमारी नौकरी, है ना, कहीं पे किसी से बात कर लिए थे कि विकास का बीटेक कंप्लीट हुआ है कहीं पे जॉब करने के लिए। हमको लगता है कि उस समय में लगभग में 15-16 या 20 के आसपास की कोई सैलरी रही होगी, जो हमें बताया गया था कि इतना तुमको मिलेगा, यहाँ पे जाना है तो वो काम करना है। हम बोले ठीक है, ये फॉर्म हमको बताया गया था। हम पापा मम्मी को बिना बताए दरभंगा उतरे, दरभंगा में न्यूज़ बिहार करके उस समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म खुला था, और उस न्यूज़ बिहार से आप भी जुड़े थे, प्रसून जी से, पंकज बिहार से, है ना। तो वहाँ पे हम पहुंचे, बिना मम्मी बाबा को बताए इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू हमारा अच्छा रहा। रोशन भैया थे वहाँ पे हमारे सीनियर, बहुत अच्छे, अब हमारे साथ सहयोगी में है। तो रोशन भैया हमारा इंटरव्यू किए, पंकज भैया इंटरव्यू किए, उन लोग को अच्छा लगा, और हमको उसी दिन बोले आप कल सुबह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 8,000 हमारी सैलरी रखी गई थी। ठीक है, भी याद है उस टाइम में डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म था स्टार्ट था, और पंकज प्रसून जी का उसमें बड़ा अच्छा रोल। हमें लगता है कि बिहार में पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की कवायद में वो लग गए थे। भले वो थोड़ा सक्सेस नहीं हो पाए, खामियां रही होगी। ये डिजिटल का वेबसाइट 2016 की बात बताते हैं, हम 2013 में वेबसाइट बना करके बैठ गए थे। डिजिटल में आज कोई आएगा, हम नींव डाल दिए 2013 में। खैर, जब घर पहुंचे उस इंटरव्यू देने के बाद हम शाम में, तो घर पहुंचे हैं तो हम बोले कि हम जॉब ज्वाइन कर ले लियो मम्मी के। तो मम्मी बोली कत्ता, हम बोले दरभंगा में। कथी किए? तो न्यूज वाला में। अरे सब सॉफ्ट इंजीनियरिंग करके न्यूज के घर में लिटिल बिट सारे सॉफ्ट हो गए। तो हमने यही सिंपल सा चीजें, ये बातें रखी कि पापा का सपना था कि बेटा भी इंजीनियर बने। तो ये नहीं पूछे कौन से अखबार में, क्योंकि उसमें तो डिजिटल चलता नहीं था। तो अखबार नहीं पूछे, बोले डिजिटल, हम अखबार में कौन रखता, हम लोग, हमको अखबार में रखबे नहीं करता कोई, पहली बात। ठीक है, तो पापा को सिंपल से ये चीज थिंक किया, और बोले हम कि पापा का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने। ये तो यही सपना था ना कि इंजीनियर करके इंजीनियरिंग की ही नौकरी कर रहे हैं। पापा का सपना पूरा हुआ, अब मुझे अपना सपना पूरा करने दिया जाए। हम दरभंगा में गए, नो डाउट आप बिलीव कीजिएगा, जब ये चीजें होना भी चाहिए अभिषेक भैया, कि आप जिस चीज को जीना चाहते हैं ना, उस चीज में आपको 2 रुपया कम क्यों सैलरी क्यों नहीं मिलेगा, आप 10% ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश करेंगे। बावजूद अगर हमको आज कोई बोल दे कि आपको 5,000 पर डे देंगे और आप कुदाल से मिट्टी खोदिए, हम नहीं खोद सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5,000 रुपया मिल रहा है तो मिट्टी खोदना शुरू कर दें। हमें याद है कि जब हमारी सैलरी थी, पंकज भाई वीडियो देखेंगे, रोशन भाई वीडियो देखेंगे, जो हमारी शिफ्ट रहती थी 8 या 9 घंटे की, और बिलीव नहीं कीजिएगा, हम 5 बजे 5:30 बजे सुबह में पहुंच जाते थे ऑफिस में, और रात में निकलते थे 9 बजे। और आज तक अपने जीवन में ना हम कभी हॉस्टल में रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम में, और हम वहाँ पे खुद खाना बनाते थे। छोटा सा सिलेंडर था, एक छोटा सा पंखा था, मम्मी को दहेज में मिला था, खेतान का पंखा अभी भी है, वो पंखा ले गए थे, छोटा सा चूल्हा था, और सिर्फ एक ही चीज हमें बनाना था, चावल और आलू बैगन और आलू सोयाबीन का सब्जी। यही बना करके 6 महीना न्यूज बिहार में काम किए हैं, और बहुत 9 बजे जाते थे ऑफिस में, उससे रात को 8 घंटे की सिर्फ मात्र हमारी ड्यूटी है, और सुबह 5:30-6 से लेकर के हम रात के 9 बजे तक रुकते थे। बोलते भी थे पंकज भाई, अरे चले जाओ ना, अरे चले जाइए ना,
फिर हम भी, क्योंकि जाके करेंगे क्या, वही कर रहे हैं, न्यूज लगा रहे हैं, बना रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, किसका व्यूज ज्यादा जाएगा, क्या, इतना मन लगता था। उसके बाद 9 बजे जाने के बाद खाना भी बनाते थे, खाते थे, मस्ती से सोते थे, फिर सुबह में आते थे, और आज तक जीवन में हॉस्टल में खाना बनाने हमको याद है कि एक ठो स्टोरी हम लिखे थे और 10,000 उसका व्यू चला गया था वेबसाइट के लिए। तो कॉल आया था वहां से कि वाह 10,000 व्यू चला गया। उस समय में तो वेबसाइट का व्यूज का टारगेट आता था, वेबसाइट व्यू के लिए वीडियो वगैरह सेगमेंट था नहीं उस समय में, एक्टिव नहीं था वीडियो सेगमेंट। तो ये चीजें थी। 2016 में जब हम न्यूज ऑफ बिहार को छोड़े हैं, तो न्यूज ऑफ बिहार को छोड़ने के बाद एक कोइंसिडेंस हुआ, कोई आदमी हमको एक गेस दिए कि आपको न्यूज चैनल में हम काम करवाएंगे, धरवाएंगे। उसमें हम अपॉर्चुनिटी की तलाश में लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों को, जैसे जो सीनियर वगैरह थे या जिनको फेसबुक पे जान रहे थे, उन लोगों को बोले थे कि भाई ऐसी बात हम करना चाहते हैं। हमारे पास डिग्री तो थी नहीं, हमारे पास बीटेक की डिग्री थी, लेकिन एक्सपीरियंस थे हमारे पास, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। कुछ लोगों के आश्वासन के चक्कर में हमने 5-6 महीना लगभग में ऐसे ही काट दिया। तो सीन ये हुआ कि 2017 में बाढ़ आ गई। 2017 में बाढ़ आ गई और एमएसयू से हम पीछे से जुड़े हुए थे। 2017 में एमएसयू वाले के बाढ़ में हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी किए थे। अच्छा एप्रिसिएशन हम लोग को यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिला था। हमारे जो यहाँ पे यूथ साथी थे वो लोग भी बहुत अच्छा काम किए थे। फिर 2017 में देखे कि पूरा साल खाली चला गया। 16 में दिसंबर में हम जॉब छोड़े थे, 16 मई या जून में शायद ज्वाइन किए थे 2016 में। दिसंबर में जॉब छोड़ दिए थे, 17 लगभग खाली जा रहा। अब सोचा इज्जत प्रतिष्ठा पड़ रहा है। अब समय 17 का बताते हैं। 17 में फर्स्ट टाइम हम प्रभात खबर में ज्वाइन किए, 17 के शुरुआती में। तो प्रभात खबर में हम एज अ रिपोर्टर ज्वाइन किए। रिपोर्टर क्या कह सकते हैं उसको, कोई वर्ड ब्लॉक रिपोर्टर, स्ट्रिंगर थोड़ी ना रिपोर्टर का तमगा मिलता है उस समय में, कुछ नहीं मिलता है। लोग झूठे का कहता है कि हम रिपोर्टर हैं है ना। प्रभात खबर में ज्वाइन किए तो कहाँ पे, तो साहरघाट हमको बीट दिया गया। साहरघाट में स्टोरी करने के लिए क्या चीजें, बस एक थाना, उसके अलावा कुछ तो है नहीं कि स्टोरी यहाँ पे कवरेज करेंगे। बेनीपट्टी से लगभग हमको लगता है 15 किलोमीटर के आसपास साहरघाट होगा। और बिलीव कीजिएगा कि 2017 में, और हमको मंथली कितना मिल रहा होगा अखबार से, 1200 रुपया हमको मंथली मिल रहा था। और हम उससे अधिक का तेल जला रहे थे। हाँ, तो उसका जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग एक स्ट्रक्चर होता है, वो धरने पर ढालने की कोशिश हमें भी की जा रही थी, लेकिन उसमें हम सक्सेस फिट नहीं बैठ पा रहे थे। तो 1200 रुपये पर मंथ तेल का मिलना, मतलब एक तरह से पारितोषिक मिलना, उसमें आपको पर डे कम से कम 2-3 खबरें निकाल के देनी है। एक थाना सिर्फ आपके पास है, उसी से खबर निकलेगी, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, ये बीएनएन कब लगा कि ये बीएनएन का फुल टाइम दिया जाए और बीएनएन के पीछे ही अब हमको काम करना है? देखिए, तो वही चीज, उसी चीज पर हम लोग अब आते थे। प्रभात खबर में जब हम 3-4-5 महीना किए तो बाढ़ आ गया अगस्त सितंबर के आसपास में। तो बाढ़ में जब हम एक्टिव हुए यहाँ पे पब्लिक सेवा में, तो अखबार, दुर्गा पूजा वगैरह था बाढ़ के समय में, हमें याद है शायद। दुर्गा पूजा के आसपास हमें टारगेट दिया गया विज्ञापन का, क्या विज्ञापन कीजिए। ये चीज़ें इसलिए शेयर करने की आवश्यकता है क्योंकि न्यू जनरेशन जो जर्नलिज्म में आते हैं तो थोड़ा उनको होना चाहिए चीज़ें। तो हमको विज्ञापन का टारगेट दिया गया लगभग में 40-50 हज़ार का। हम बोले कि सर हमको अनुभव था नहीं विज्ञापन कभी करने, बोले कैसे आएगा 40-50 हज़ार का विज्ञापन, एकदम भयभीत हो गए हम। तो अरे नहीं आएगा तो आप कैसे कमाएंगे, हम कैसे कमाएंगे, हम कितना कमा लेंगे विज्ञापन में, 5%, 10%, उससे ज़्यादा क्या। इतना कमाने के लिए अखबार, ये भी चीज़ फैक्ट है। आज बहुत सारे हमारे सीनियर अखबार में हैं जिनसे हम लोग सीख रहे हैं। अखबार को विज्ञापन नहीं मिलता है, उस चेहरा को विज्ञापन मिलता है जो उस अखबार में लिख रहे हैं। हाँ। अगर अखबार को विज्ञापन मिलने रहता तो जितना भी अखबार चल रहे हैं मधुबनी में या बिहार में, सब अपना कैंप लगा दे और बोल दे कि अपना विज्ञापन बुक करा। एक विज्ञापन बुक नहीं होगा। वो विज्ञापन इसलिए आता है कि जो खबर लिख रहे हैं वो अपना चेहरा दिखा करके, अपना ईमान बेच करके, या एक तरह से अपना प्रभाव दिखा करके, अपने रिश्तों को भुना करके, अपने प्रभाव को बुना करके, अच्छी खबरों को लिख करके, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी इज्जत से हासिल करते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं कर सकते। तो फिर इसमें एक भी ये आ जाता है ना, इज्जत और प्रतिष्ठा दिलाने में तो अखबार मदद करता है ना। हाँ ठीक है, वही चीज ना, उसी चीज के बिहाफ पे। हाँ। मैं अच्छा खबर लिख रहा हूँ, मैंने आपके बारे में एक अच्छी खबरें लिखी, उसी के एवज में आप हमको एक बार विज्ञापन के लिए मदद भी कर देंगे ना। ये तो भुनाना हुआ ना। मैंने आपकी मदद की कभी अच्छी खबरें लिख करके, और आज आप मेरी मदद कीजिए मुझे विज्ञापन देकर। ये तो भुनाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि अखबार के नाम पे विज्ञापन मिलता है। मेरा कहने का सेंस ये है, तो सभी अखबार के जो लोग काम करते हैं तो वो लोग अपने एक तरह से प्रभाव पे विज्ञापन कलेक्ट करते हैं। तो वो चीजें प्रभावी हमें था नहीं, बच्चा, हमारी एज बहुत कम थी। तो उस एज में मैंने बोला कि सर हमसे नहीं होने वाला है विज्ञापन कलेक्शन। उसी दिन मैंने प्रभात खबर को छोड़ दिया था। मधुबनी में हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने एक तरह से पॉजिटिव वे में बिना जगह झंझट किए, सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस चीज के लिए नहीं आए हैं कि विज्ञापन कलेक्ट करें, विज्ञापन हम लिखने के लिए आए हैं कुछ। ठीक है, उस दिन मैंने छोड़ दिया। फिर मैं पटना चला गया, और पटना में ऐसा प्रभाव हुआ कि यही चीज बोलते हैं कि ये चीज आम जीवन में भी होता है कि एक बच्चा देखिएगा। मैं बेनीपट्टी में ही एग्जाम्पल देखता हूँ
कि जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं थे मैट्रिक इंटर में, जो फेल किए मैट्रिक में, इंटर में फेल किए, उन लोगों को एक रास्ता ऐसा मिल गया कि आज 50,000 1 लाख में खेल रहे हैं। तो रास्ता मिलने की भी बात होती है। जब मैं न्यूज़ ऑफ बिहार में था तो उसमें रोशन जी करके थे, तो रोशन जी हमारे इंटरव्यू लिए थे, हमारे सीनियर थे। उन्होंने मेरा काम देखा था 2016 में, अब आ गया 2018 में। उन्होंने रेंडमली मुझे कॉल किया जनवरी के आसपास कि विकास अब आ जाइए, लाइव बिहार करके एक चैनल है, वहाँ पे नीड है, आप काम कीजिएगा, आप आइए, हम अच्छा खासा सैलरी दिला देंगे, इतना दिला देंगे। तो वहाँ पे सीन ये था कि इतना बड़ा लाइव बिहार चैनल था उस टाइम का, उसमें में 2-3 राउंड की इंटरव्यू होती थी, तब जाकर के जॉब फिक्स होती थी। और हमारी एक भी इंटरव्यू नहीं हुई, क्योंकि रोशन जी हमारी एबिलिटी जानते थे, वो सारा डिस्क्राइब कर चुके थे कि लड़का इतना कर सकता है। हम गए, फर्स्ट दिन से ज्वाइन किया, हमारी अच्छी खासी सैलरी वहाँ पे रही। वहाँ पे सैलरी हमारी 13,500 थी इन हैंड, और PF वगैरह सब कुछ करके 16,000 था। वो भी PF का पैसा भी फंस ले। तो हमारे साथ पटना जाने के बाद क्या सीन हुआ, अभी BNN धीरे धीरे चल ही रहा है। और मतलब BNN में गतिविधि में, जैसे मैं 2012 की घटना को चर्च कर रहा था, मधुबनी आग लगी गोलीकांड, उस समय जब अखबार को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, अखबार पढ़ने सबको लेकर के, तो उसमें कन्हैया मिश्रा जी जो हमारे यहाँ सहयोगी BNN के एडिटर हैं, तो उनसे फेसबुक पर कभी कदा बातें होती थी कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। वो चीज़ें जानकर मैं अपने हॉस्टल में सबको बताता था। तो एक हॉस्टल में भी एक हो गया था कि विकास घटना के बारे में बताएगा, विकास सुबह में अखबार पढ़ेगा तो बताएगा, सारी डिटेलिंग, सबको पता नहीं था कि अखबार कैसे पढ़ा जाता था। हम सारी चीज़ों को लेकर के क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते थे। तो जब इधर BNN को लगभग में संभाले हुए थे कन्हैया जी यहाँ पे खबर के मामले में, टेक्निकली हम देखते थे रात को, जैसे फ्री हुए जॉब वगैरह से, तो वेबसाइट को सही करना या पोस्ट करना या पेज को बढ़ाना या इन्वाइट करना या ग्रुप क्रिएट करना, ये सब चीज़ें मैं टेक्निकली उनको मदद कर रहा था लगभग में, और बाकी चीज़ एडिटोरियल कन्हैया जी देख रहे थे। जब 2018 में पटना पहुंचा तो हमारी अभी तक जितने भी हम जॉब किए हैं अभिषेक भैया, कि कोई भी जॉब 6 महीने से ज़्यादा नहीं किए हैं किसी भी कंपनी में। हम उसका किसी के पास अगर हम अभी बायोडाटा लेकर के जाए सारा कुछ, तो बोलेगा कि आप 6 महीना किसी कंपनी में क्यों काम किए हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, तो हम जॉब देने में थोड़ी मुश्किल भी होगा। लेकिन इसके पीछे मुझे एक फ़ायदा मिला कि जब हम 2018 में पटना पहुंचे तो लाइव बिहार में काम किए वेबसाइट पे, फिर तुरंत स्विच किए, उसके बाद हम एक न्यूज़ चैनल में काम कर लिए, वहाँ पे एज एंकर भी काम किए, एज एंकर भी काम किए। वही उसी चैनल में एज ए रिपोर्टर भी पटना के ग्राउंड पे उतरे। उसी चैनल में हम यूट्यूब का हेड भी बन गए हैं। यूट्यूब में सारा कुछ मॉडिफाई करना, थंबनेल वगैरह लगाना, थंबनेल बनाना सीख गए वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक पटना का यूट्यूब एक चैनल था जो न्यूज़ चैनल में बाद में कन्वर्ट हुआ हमारे रहते हुए ही। उस चैनल में मैंने जॉब जो ज्वाइन की थी ये चैलेंज के साथ कि अभी आपका यूट्यूब का सब्सक्राइब 20,000 है, विदिन 1 मंथ आपको हम 1 लाख क्रॉस करा देंगे। क्योंकि मैं देख लिया था कि उनका कंटेंट अच्छा है, उनके एंकर अच्छे हैं, और उसको कैसे भुनाना है। विदिन 30 डेज का मैंने टारगेट लिया था, 25 डेज में 1,20,000 सब्सक्राइबर था। वो लोग इतने प्रभावित हो गए हमसे कि हमारा जॉब अच्छा रहा। उसमें भी मैं वही टाइम देता था कि लेट जाता था आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन रात में आना क्योंकि एंजॉय कर रहा था मैं। और सैलरी हमारी वही 17-18 हज़ार 20,000 के आसपास थी। फिर फर्स्ट बिहार भी गए, वहाँ पे प्रबोध सर का गाइडेंस मिला, शशि सर थे, अच्छा खासा अभी भी चल रहा है। HD न्यूज़ में अमित सर थे। तो लगभग में हम वहाँ पे फिर न्यूज़ फाउंडेशन में कौशलेंद्र जी थे, ज्ञानेश्वर वात्स्यायन सर से भी भेंट मुलाकात हुई। तो जितने भी वहाँ पे नॉन चेहरा थे जर्नलिज्म में, सब मेरे नाम से मुझे जानने लगे थे, सब मुझे आज भी जान रहे हैं, सब बहुत मतलब प्यार देते हैं एज ए जूनियर। तो सीखने के लिए भी मिला वहाँ पे, जैसे अक्षय हैं जो लाइव सिटीज़ में थे, फिर मनीष जी हैं डिजिटल में। तो पटना में रह करके मैंने सब चीज़ों को सीख लिया, वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो या रिपोर्टिंग हो, एंकरिंग हो, वॉइस ओवर हो, वीडियो एडिट हो, थंबनेल हो, या जितने भी काम है। आप वीडियो के अभी मुझे आप कैमरे के पीछे रख दीजिए, मैं अच्छा फ्रेम बना करके आपको दे दूंगा। तो सारी चीज़ों को मैंने सीखा, और जब सारी चीज़ों को मैंने सीख लिया, उसी समय में डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे कुछ विधायक, कुछ सांसद, कुछ रियल एस्टेट की कंपनियाँ, कुछ कंस्ट्रक्शन की कंपनी, उनके डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को बूस्ट करना, अच्छा ग्राफिक्स वगैरह बना करके देना, लीड्स जनरेट करना, लीडर्स के लिए ग्राफिक्स बनाना, उन सब कामों में मैंने हाथ बटाया। तो उसमें भी मुझे सक्सेस मिली। और वही वजह रही कि मेरा ऐसा भी सीन रहा कि मैं पटना रहते हुए कि अब मैं तो आंकड़ा नहीं खोलूँगा, लेकिन मैंने अच्छा मुझे नहीं लगता है कि मेरे उम्र के यूथ या मेरे साथ जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जितना मैं पटना में रह करके कंटिन्यूस, एक होता है कि तुक्का लग जाना कि इस महीने में आपने इतना कमा लिया, दूसरे महीने में 0 पे आ गए। तो मैं कंटिन्यूस मैंने जितना कमाया है 1 साल 1.5 साल 2020 के बाद, 20, 21, 22, ये 2-3 साल मैंने जितना कमाया है
खुद, ये नहीं कि दूसरा कोई मुझे सैलरी दिया, मैंने खुद मतलब 8 घंटा यूट्यूब और फेसबुक से, यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीजों से भर दिन बैठे हुए रूम में। मेरा 2 BHK का रूम था, एक रूम को ऑफिस बना दिए थे, वहाँ पे 3 सिस्टम, जैसे अभी भी हम ऑफिस में लगाए हुए हैं, पे सिस्टम से सारा कुछ खुद सुबह में बैठे हुए हैं, सुबह से शाम बैठे हुए हैं। अब मेरा टारगेट था कि आज भर दिन में 5 से 10 हज़ार रुपये कमा लेते। तो मैंने बहुत अच्छा खासा वहाँ पे गेन किया। वही चीज मैं बता, मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई बैचमेट या कोई इतना गेन कर पाए होंगे कंटिन्यूअस, लगातार अपने से। ठीक है, आपको सैलरी मिल रही होगी आपके मेहनत के बलबूते। अगर आपको यहीं पे 1 लाख सैलरी मिल रही है, इसका मतलब है कि आप सामने वाले को 2 लाख कमा के दे रहे हैं। मुझे जो था मुझे ही मिल रहा था, मैंने किया। अब मैंने अंत में देख लिया कि अब इतना नहीं कमाना है, एक चैनियत और सुकून होना चाहिए। जैसा कि मेरा शुरुआत में मैंने बताया था कि मेरा सपना था कि बेनीपट्टी के लिए कुछ करना है, लेकिन अब इतना हो गया है कि अगर हम सोए भी रहेंगे, उठे भी रहेंगे, सिर्फ सिस्टम ऑन करके छोड़ देंगे ना, तो मंथ में उतना कमा लेंगे जितना में हमारा परिवार चल जाएगा, मेरा मेंटेनेंस हो जाएगा, उतनी चीज़ें हो जाएगी। तो अब लौट चलो गाँव की ओर। तो वही चीज़ें मैंने थिंक 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी मैं 2 महीने के लिए पटना से आया था जॉब छोड़ के। जब यहाँ से गया तो मुझे कंपनी वाले ने बोला, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए मैं काम करता रहा था उस समय में कुछ दिनों के लिए, कि आप छुट्टी होती है 2 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए, आप 2 महीना छुट्टी मार दीजिए, जॉब से निकाल दीजिए। ऐसे ही बोले, तुम जॉब से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो निकाले नहीं, लेकिन हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया 1-2 दिन। तीसरे दिन मैंने ही छोड़ दिया। फिर पटना में मैंने 2020 बिना जॉब का गुजारा है, 20-21, फिर 22 भी बिना जॉब का गुजारा है, 20 का थोड़ा बहुत जॉब किया था लॉकडाउन के समय, और 23 में अब यहाँ पर हम शिफ्ट कर गए 3-4 महीना पहले। यहाँ पे सारा कुछ बैग एंड बैग, सारा सिस्टम वगैरह सब कुछ लेकर के। तो नए जो यूट्यूबर आते हैं, आने के साथ ही 150 रुपये का माइक लेते हैं और मोबाइल लेते निकल जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण हो सकता है कि आप, विकास ने भी काफ़ी समय तक पटना में जो है सीखने के प्रति जो है समय एक्सपेंड किया। क्या लगता है कि सीखना चाहिए नए यूट्यूबरों को भी, जो ब्लॉगर हैं आने के साथ ही जो शुरुआत कर देते हैं? समस्या क्या है, जैसे अभी बहुत सारे यूथ हैं जो हमारे संपर्क में भी है, आते हैं, हमारा भी आदर सम्मान करते हैं, उनका भी आदर सम्मान है, सब आते हैं, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। हम देखते क्या है भैया, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम 2013 में BNN को स्टार्ट किए तो उस समय में वीडियो पे पैसे नहीं आते थे, मोनेटाइजेशन का पैसा तो हाल फिलहाल में स्टार्ट 17-18 से स्टार्ट हुआ। तो 5 साल 6 साल मैंने अपने पॉकेट मनी से BNN को सींचा है। उसमें मेरी ये कभी भी दिमाग में नहीं रही, मेरे दिमाग में, कि पैसा आएगा। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 में क्या हम एक प्लानिंग लेकर के चलेंगे कि यहाँ पे 10 रुपया इन्वेस्ट करना है, कल 20 रुपया निकल जाएगा। ऐसी मेरे दिमाग में कभी कोई प्लानिंग आई ही नहीं, ऐसा कोई मॉडल था भी नहीं। मैंने उस समय BNN को स्टार्ट किया था, और उसकी वजह रही कि अब आज जो 150 माइक वाली आप बात बता रहे हैं, उसमें कुछ अच्छे लड़के भी हैं, लेकिन वो अच्छे लड़के उस भीड़ में भी उसी तरह का बन जा रहे हैं। समस्या ये है कि आप, ठीक है, आपकी वीडियो व्यूज अच्छी जा रही है, मिलियंस ऑफ मिलियंस जा रहे हैं, आप कर रहे हैं क्रांति, लेकिन उससे आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। ना लैंग्वेज पे कंट्रोल है, ना जो एक शब्द, जो सवालों की जो मर्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होता है। बिल्कुल आपको बड़े मंचों पे सम्मान नहीं मिल सकता है, आपको पब्लिक आपको ढूंढेगी नहीं। हम आज और हम लोग का 10 साल का जो संघर्ष रहा है, उसी की वजह है कि अगर हम 2 दिन खबर नहीं लगाते हैं तो लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई साहब खबर नहीं लग रहा है। और आज वो 10 सालों का संघर्ष का नेटवर्क इतना मजबूत, अब पाँव भी फैलाना, पाँव उतना ही फैलाइए जितनी बड़ी चादर हो। मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ। मैंने बेनीपट्टी को पकड़ा है, और बेनीपट्टी का कोई ऐसा गांव, ऐसा टोला, ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे हमारे BNN के दर्शक नहीं है। अभी कोई घटना घटेगी तो सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, 5 मिनट के अंदर में फोन कर देगा कि भैया इस तरह की घटना है। तो वो चीजें हम लोगों ने कमाई, क्योंकि हम लोगों ने चादर छोटा रखा है, जगह कम रखी है, उसी को ज्यादा सर्व करना है, क्योंकि सर्व करने के लिए बहुत चीजें हैं। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, डिजिटल में ही ये चीज संभव था। हाँ, दूसरा चीज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उस चैनल का नींव भी विकास के द्वारा ही रखा गया था, और मधुबनी मीडिया का जो नाम है, नाम और लोगो दोनों ही विकास के द्वारा ही किया गया है, और ये बड़ी चीज है। उस समय मेरे दिमाग में ये चीज अभी भी मेरा चल रहा था, जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा था, फिर मैं वही बार बार, जब भी आप आते हैं तो आपको याद होगा, मैं मधुबनी को ही लेकर के डिस्कस करता हूँ कि मधुबनी में अभी भी कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जो 100% वर्क कर रहा है। मतलब कोई ऐसा वेबसाइट होना चाहिए मधुबनी में कि अगर बेनीपट्टी में कोई घटना घटी है तो विदिन 5 मिनट उस पर कम से कम एक बेसिक इनपुट आ जाना चाहिए, ताकि लोग वेबसाइट खोले, पता चले कि मधुबनी में क्या हो रहा है। ये चीजें करने की कोशिश आपने की थी मधुबनी मीडिया, आवाज सक्सेस नहीं बहुत ज्यादा अभी भी बहुत बाकी है मधुबनी मीडिया के लिए भी। बहुत बड़ा फील्ड है, चूंकि हमें लगता है कि मधुबनी मीडिया जब स्टार्ट हुआ था उस समय में मधुबनी में शायद डिजिटल के तौर पे मधुबनी नाम से कोई नहीं था, इकलौता मधुबनी मीडिया ही था उसमें, वेबसाइट के नाम से। जब BNN स्टार्ट हुआ था हमें याद है कि ललित भैया सिर्फ मिथिला में रहता, उनसे मैं कुछ टिप्स वगैरह के लिए फोन करता था, बाकी कोई नहीं था। जितने भी अभी जो है जितने दिख रहे हैं, कोई नहीं था। बिल्कुल ही। अच्छा, जब ये BNN स्टार्ट किया तो अब मम्मी पापा नहीं कहते हैं कि ये क्या स्टार्ट कर दिया, अच्छा खासा इंजीनियरिंग में तो AC में बैठ करके काम करने का जॉब मिल रहा था?
देखिए माइंडसेट हमारा या फिर अब सक्सेस हो गया, विकास को बहुत लोग जानने लगे, अच्छा कर रहा है लड़का? नहीं, सक्सेस की जहाँ तक बात है, देखिए ये हम गार्जियन हमारे कुछ सालों में समझ गए थे कि ये अपने मन का करेगा, है ना, हमको कभी दबाव नहीं रहा ये इसमें। हम कभी हंस से ये भी कहते हैं कि हमारे कुछ दोस्त हैं, है ना, उसको मजाक में, अभी हम रात में वो हमारे ऑफिस में अगर 9:30 बजे तक रहेंगे, उनको घर से फोन आ जाता है, पापा का, बहन का, मम्मी का, कभी कहाँ हो, ठीक है, तो वो लोग को जाना पड़ता है और हम बोल देंगे नहीं हम आधे घंटे में आ रहे हैं, हमको अभी 1 घंटा समय लगेगा। तो ये बस इनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे मम्मी पापा को कि कितना देर में आ रहा है। ये चीज़ें प्रेशर कभी नहीं अभी भी हमारे घर से है कि अगर 10 मिनट में बोलते 10 मिनट में घर पहुंचो। उनको एक फेथ है हम पे, बचपन से ऐसा बन गया कि जो कर रहा है लगभग में सही करेगा, गलत करेगा तो संभालने के लिए हम है ना। अच्छा, जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं, ब्लॉगर आ रहे हैं, भी में बहुत सारे फील्ड हैं, चूंकि इसमें कई सारे फील्ड हैं, एक ही फील्ड नहीं बताएंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स देंगे आप, जो कि कैसे करना चाहिए इन फील्ड में काम? चूंकि बहुत आप तो इंजीनियरिंग करके अपने करियर को इसमें लगाए हैं, बहुत सारे और अन्य शिक्षा क्षेत्र से भी आए हुए हैं, तो वो कैसे काम करें, कुछ टिप्स बताइए हमारे। न्यू जनरेशन जो आ रहे हैं, न्यू जनरेशन जो भी न्यू जनरेशन आ रहे हैं उनको हम सबसे पहले ये कहेंगे कम से कम बेसिक एजुकेशन लीजिए। सर्टिफिकेट मायने रखता है, हम भी मास कम्युनिकेशन अब जाकर के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं, वो चीज़ें आपको कम से कम स्थापित करेंगे। हमें जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपने भी कोर्स किए बाद में, है ना, तो वो चीज़ें BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क से हमने किया, तो उसमें मास कम्युनिकेशन 1 साल पढ़ाई होती है, तो वो चीज़ें कम से कम आपको आनी चाहिए। और ये चीज़ जो आप सोच करके निकल रहे हैं कि माइक लिए और पत्रकार बन जाएंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल में एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स का, द रेलवे मैन करके आया है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी पर है। उसमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया गया है, जो जर्नलिस्ट पैंडेमिक में डेथ कर गए हैं, उनके बारे में स्टोरी है, देखना चाहिए। जो न्यू एज जर्नलिस्ट है ना, उनको ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हम दे सकते, लेकिन 2-4 चीज़ आपको बता देते हैं। एक रन मूवी है अमिताभ बच्चन का, वो आप देखिए, रेलवे मैन आप देखिए, आइडेंटिटी कार्ड मूवी देखिए। ये चीज़ें मूवी में जो बताई गई है कि पत्रकार की जिम्मेदारी क्या है। पत्रकार का ये मतलब नहीं है कि कहीं पे मर्डर हो गया उसको हम एकदम क्रांति के साथ उसको ब्रॉडकास्ट कर दिए, चीजें नहीं है। समाज में शांति सद्भाव भी बने रहे। घटना तो हो गई, घटना का उद्भेदन आराम से होना चाहिए, उसके पीछे आप पढ़िए, लेकिन सामाजिक सद्भाव भी बना रहना चाहिए। बेनीपट्टी की ही बात है, बेनीपट्टी में बहुत सारे ऐसे उदाहरण लिखे गए हैं और आज के समय में नहीं लगता उस तरह का उदाहरण दोहराया जा सकता है। मधुबनी में आग लगी की घटना हुई, बेनीपट्टी पूरा बचा रहा। मोहम्मदपुर की घटना रहा, बेनीपट्टी पूरा बचा रहा। शांति सौहार्द रहा, यहाँ के पत्रकारों ने वो चीज़ें बना करके रखा। और यहीं पर अगर पूरा डिजिटल हावी हो जाएगा 100%, वो एरा मतलब जो चीज़ें हैं, जो भीड़ अभी हावी है, वो अगर हावी हो जाएंगे तो माहौल बद से बदतर हो जाएगा। इसीलिए कम से कम एजुकेशन के पीछे जाइए, स्टडी कीजिए, सौम्यता रखिए कम से कम शब्दों के चयन में। और ये आवश्यकता नहीं है, देखिए जब हम BNN स्टार्ट किए थे शुरुआत में, आपको बता रहे हैं, तो अभी भी जो न्यू कमर आते हैं तो भैया SDO साहब नहीं बयान देते हैं, भैया DSP साहब बयान नहीं देते हैं, थाना पे नहीं जाने देता। क्या हम लोग को जाने देता था? मतलब ठीक है, वहाँ पे नहीं, अभी हमारे अखबार में थे तो वो हम लोग को मिल जाती थी खबरें, लेकिन क्या हमको हम तो BNN हमेशा से रहे हैं। कन्हैया जी हमारे जो सहयोगी हैं वो अखबारों से जुड़े अभी भी हैं, पहले से रहे हैं, तो उनका अलग था, प्रभात खबर में थे, फिर बाद में कौमी तंजीम में आए, फिर आज अखबार में थे, तो वो चीज़ें अलग बात थी। लेकिन मैं तो BNN था, मुझे कहाँ पे कोई रिकॉग्नाइजेशन शुरू में मिला, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। मेरे दिमाग में यही था मैं एस्टेब्लिश कर लूँगा, लोग हमें खुद खोजेंगे। और आज की तारीख में हमें नहीं लगता है कोई प्रशासनिक कार्यक्रम हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो इलाके में। निश्चित रूप से आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कीजिए, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, आपको समय लगेगा अपने आप को स्थापित करने में। अब ये मत सोचिए कि आज माइक उठा लिया, माइक पे डाल दिए फलना न्यूज, यहाँ पे प्रेस का कार्ड लटका लिया। देखिए ये भी चीज है भैया, मैं अपने यहाँ पे आज तक मुझे कोई प्रेस का कार्ड लटकाए हुए नहीं देखा होगा। मैं प्रेस का कार्ड कभी नहीं लटकाया। अरे हम अपनी पहचान लटका करके देंगे। और हमारी यही सोच रही कि हमारा आप कोई भी अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, जूनियर हो सीनियर हो कोई भी हो, अगर आप मेरे BNN का यूट्यूब का वीडियो देखिए, हमें नहीं लगता है कि पिछले 2 साल 3 साल में हम कोई एक वीडियो में अपना नाम बोलेंगे कि नमस्कार मैं BJ विकास। अरे मुझे मेरी पहचान की आवश्यकता नहीं, मुझे खबर बताना है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं किसी वीडियो में अपना नाम बताता हूँ, ना मैं जल्दी किसी अपने ये भी चीज़ है कि अति उत्साह में नए लड़के देखते हैं कि 50,000 फॉलोअर हो गया, केक काट लिए हैं, फोटो डाल, जोर जोर से बोलना एकदम चिल्ला चिल्ला के 1 लाख फॉलोअर हो गया, केक काट लिए, जश्न मना लिए, माइलस्टोन अपना फोटो डाल दिए। हमारे BNN के न्यूज़ पे हमें नहीं लगता है कि हमारी तस्वीर एक इंडिविजुअल तस्वीर कुछ जैसे लोग को कहीं पे सम्मान नहीं मिला पाक दुपट्टा का या कहीं पे कुछ मोमेंटम वगैरह, वो चीज़ें डालने, वो पब्लिक के लिए आपको मिला, आप संतुष्ट रहिए। पब्लिक को खबर देना है हमको,
पब्लिक को ये नहीं बताना है कि विकास क्या है या कन्हैया जी क्या है। ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा से रही है, इसलिए हम सम्मान भी बहुत कम लेते हैं और अपना नाम भी वीडियो में कम लेते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो किसी जूनियर से ही, जिस समय में विकास मुझे मिला था, मुझे याद है कि MSU में शुरुआत ही हुआ था और 13-14 के आसपास में हमको लगता है पहली बार मुलाकात हुई थी। और बहुत कुछ हमने सीखा था। डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत हो ही रही थी उस समय में, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी और BNN का शायद नींव पड़ चुका था। उसके बाद बोला कि भैया ये नाम रख लीजिए, ज़्यादा बेटर है, हम अपने लिए रखे थे, मधुबनी मीडिया नाम रख लीजिए। तो हमने ये नहीं देखा कि हमें एक जूनियर एडवाइस दे रहा है कि हमें कैसे उसका नाम लेना चाहिए। पेज भी बना के उसी ने दिया था, पेज भी का था, सब कुछ उसी का था। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप सीख किसी भी सकते हैं और विकास इसका उदाहरण है और विकास ने भी बहुत कुछ सिखाया है। आज मौका मिला है विकास का इंटरव्यू लेने के लिए तो हम बेनीपट्टी पहुंच गए। कंटेंट पे फोकस रखिएगा तो आप भी सफल हो सकते हैं। एक दो चीज और भी आप इस वीडियो के बाद आप सब अपने यूथ को समझाना चाहते हैं जो कभी कभी देखते भी, थोड़ा बहुत अनुसरण हमको कर रहे होंगे क्योंकि 10 साल मैंने इसमें खपा दिया है। तो ये होता क्या है कि दो चीजें मैंने अपने जीवन में सीखी है, ये कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने अपने जीवन में ये चीजें सीखी है कि लोग वक्त मतलब विकल्प की तलाश कर लेते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, बेनीपट्टी कर रहे हैं तो छोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या कोई सोशल कामों में इतने फंस गए हैं कि नहीं भैया समाज में मुझे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन है, मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। आपकी एज 20+ है तो क्रांति करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो शांति जब आ जाएगी तो समस्या हो जाएगी। दिक्कत ये है कि लोग ये सोच नहीं पाते हैं कि जिस टोले में आप हैं, आपको इसलिए लोग ढूंढ रहे हैं कि अरे बुआ चाय पत्ती कम हो गया तो चाय पत्ती ले आओ, चीनी ले आओ, ठीक है। आप 6 महीने के लिए दिल्ली चले जाइए, वो आपको कॉल भी नहीं करेंगे कि तुम दिल्ली में हो या बम्बई में हो, क्योंकि विकल्प तलाश लेंगे। आप दूसरे बच्चों को बोलेंगे चीनी ले आओ, दूसरे बच्चों को बोलेंगे चाय पत्ती ले आओ। तो आज भी कि ये हमेशा से रही है कि वो विकल्प तलाश लेते हैं, कोई किसी के भरोसे नहीं रहता है। आपको अपनी हिस्से की क्रांति आपको खुद से करनी है, ये चीजें। दूसरी चीज रहन सहन, आज के यूथ या जो न्यू कमर जर्नलिज्म में आ रहे हैं या कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, देखेंगे जेब में उनके 500 रुपये नहीं है लेकिन उनका टाई बेल्ट सूट बूट एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। जबकि उनको ये थिंक नहीं है कि आपके खाने, आपके पहनने, आपके सोने धोने सारी चीज़ों से मात्र 20 आदमी को फर्क पड़ता है। वो 20 आदमी कौन? माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, बस। इसके अलावा इतने ही आदमी में से कोई ना कोई आपको, सब नहीं पूछेगा लेकिन कोई एक पूछ लेगा आज वो खाना खिला क्या है। अब 20 आदमी के अलावा कोई नहीं आपको सड़क पे पूछेगा, आप भूखे जाइए रोड पे, कोई नहीं आपको पूछेगा, नहीं पूछेगा। और उसके लिए आप अपना बाबरी ऐसा कटार है जैसा कोई कटाया नहीं था, जूता ऐसा पहने कि बाप दादा आज तक नहीं पहना, इतना महंगा जूता, ऐसा गाड़ी पे चल रहे हैं कि बाप दादा उतना गाड़ी पे महंगा पे नहीं चढ़ा। लोग को दिखा रहे हैं, वो आपके जीवन से मात्र 20 आदमी प्रभावित हैं और 20 आदमी से आप प्रभावित हो गया। उस 20 आदमी को मात्र खुश रखिए। 21वां आदमी आपको ये भी पूछने नहीं आएगा कि बेटा सुबह में क्या खाया या शाम में क्या खाया। बाकी दुनिया का पार्ट है जिसमें आप भी हैं और आप बस एक पार्ट की तरह से जो रोल आपको मिला हुआ है जो उसको निभाते हुए चलिए। मिलेंगे फिर किसी यूट्यूबर के साथ में, फिर किसी ब्लॉगर के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।